यस यारों, चलिए आ जाओ। अरे इसको वापस सेट करो। ये आप लोग थोड़ा सा कैमरा से केयरफुल रहो ना, है ना? बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस, थैंक यू। ठीक है ना? चलो यारों, यस। हाँ, आज के लिए इससे लाइटर टॉपिक तो नहीं हो सकता था। तो अब सेकेंड हाफ में थोड़ा सा कुछ अच्छा पढ़ा देता हूँ, है ना? फर्स्ट हाफ में तो हमने कुछ खास पढ़ा नहीं है ये चैप्टर के अंदर। आज कुछ हैवी चैप्टर पढ़ा था तो एकदम आपको अजीब अजीब सा ही लगता लाइट में। पर अभी एक थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है। दो तीन बार मैंने आपको कह दिया है सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन, कभी तो आएगा कभी तो आएगा। तो अब वो समय आ चुका है जब हम सिक्योरिटाइजेशन पर डिस्कशन करेंगे। पूरी क्लास का फोकस यहाँ पे 7.2। लेकिन रुक जाओ, पहले अगर मैं 7.22 के पहले लेकर आता हूं आपको। चलो, अगर तुम कहो, चलो चलो, यस यारो, मसाला बॉन्ड हमने देखा था अभी। मसाला बॉन्ड के बाद में एक टॉपिक आता है म्यूनी बॉन्ड। ठीक है, म्यूनी बॉन्ड इज नथिंग बट म्यूनिसिपल बॉन्ड, बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय म्यूनिसिपैलिटीज। एकदम कुछ है ही नहीं। फटाफट से एक बार रीड करो म्यूनिसिपल बॉन्ड, यहां से यहां तक मैं रुका हूं आपके लिए। रीड म्यूनिसिपल बॉन्ड पूरा। कुछ नहीं है म्यूनिसिपल बॉन्ड, इजी, डन, शून्य। क्या हो गया सेवित? सब ठीक है या सर? ओके। बहुत ज्यादा आसान। चलो 10 मोर सेकेंड्स, जो लोग रीड कर रहे हैं कंप्लीट कर लो। म्यूनी बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड, नाम कितना अजीब रखा है। घर से कैसे रखा होगा मुन्नी? चलो, अब वैसे तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए, बट अगर आ गया तो बहुत जनरल जनरल दिख रहा है वो जनरल में लिखेंगे कैसे? तो उसके ऑर्गेनाइज पॉइंट बना लेते हैं 4, कभी जरूरत पड़ी तो इजी जाएगा। म्युनिसिपल बॉन्ड ऑल्सो नोन एज म्यूनी बॉन्ड्स, दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लोकल एजेंसीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। दे आर प्रैक्टिकली ऑलवेज इशूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे कि पीएमसी है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे पीएमसी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करते हैं म्यूनी बॉन्ड को। तो पहला पॉइंट सिंपल है, गवर्नमेंट बॉडी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लोकल एजेंसीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये इशू करते हैं, बट पॉपुलरली दे आर ऑलवेज इशूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरा, क्यों रेस करते हैं? टू रेज मनी फॉर, ऑब्वियस कोई भी बॉन्ड मनी रेजिंग के लिए होता है, लेकिन मनी रेजिंग क्यों कर रहे हैं? सो दे आर रेजिंग मनी फॉर एयरपोर्ट, रेलवे, रोड, स्कूल्स और नॉर्मल आपका कोई भी चीज आपको करना है, जैसे कि पेडेस्ट्रियन वॉक बनाना है, जैसे कि पार्क्स बनाने हैं, आपको कुछ भी ऐसा काम करना है जो कि आप देखो म्युनिसिपैलिटी के रोल में आता है, ये सब बनाने के लिए अगर पैसा रेस करें तो उसे कहते हैं म्यूनी बॉन्ड्स। अब वापस ये लोग बॉन्ड्स को रीपे भी करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जब इमीडिएटली पैसा चाहिए होता है तो वो रेस कर सकते हैं। फिर आ गया पहला म्युनिसिपल बॉन्ड कब इशू किया गया था? बाय बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1997, लेटर बाय अहमदाबाद एंड वेरियस अदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, सेबी हैज इशूड गाइडलाइंस इन 2015 फॉर म्यूनी बॉन्ड्स। ये पॉइंट बनाए इसलिए अगर एग्जाम में आगे कभी क्वेश्चन 2, 3, 4 मार्क्स का मैक्सिमम कभी आएगा तो हमारे पास पॉइंट होनी चाहिए। पहला, म्युनिसिपल बॉन्ड कौन इशू कर सकता है? गवर्नमेंट बॉडी, अर्बन लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है सर, ये इशू क्यों करते हैं? फॉर रेजिंग मनी फॉर एयरपोर्ट, पार्क्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऐसा जो भी काम आ रहा है इनसे, नॉट इवन रेलवे स्टेशन एक्चुअली, पार्क्स, इन सब चीज, रोड्स, इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद में आ गया नेक्स्ट, रेलवेज लिखा है, लेकिन रेलवेज के लिए पूरा रेलवे स्टेशन का एक्चुअली फंड अलग चलता है, बट इन्होंने लिखा है तो हम लिख तो सकते हैं। फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड, फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया था बैंगलोर ने, उसके बाद में तो अहमदाबाद और बहुत अदर शहरों में आ चुका है। और फिर आता है कि सेबी ने 2015 में उसके गाइडलाइंस इशू किए। तो कुछ टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, जो आप पहले पढ़े हुए हो कॉपी पेस्ट द सेम, कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। चलो, इसके बाद में अब आपको मजा आएगा 3-4 पेज। नेक्स्ट टॉपिक इज एआईएफ। पूरा चैप्टर है ना कि एआईएफ पे, तो उन्होंने उसी का इंट्रोडक्शन यहां पे दिया है। जो ये यहां पे बता रहे हैं उसको हम बहुत डेप्थ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिखो इसके ऊपर, कवर्ड इन चैप्टर 11, कवर्ड इन चैप्टर 11। अभी आप नंबरिंग मार्क नहीं कर रहे हो, वो मैं करवाऊंगा एंड में, जब मैं लिखवाऊंगा सारे टॉपिक्स को साथ में।
कवर्ड इन चैप्टर 11। अब ये क्या क्या कवर्ड देखो, पूरा एआईएफ ही चल रहा है। एआईएफ का रेगुलेशन, ये एआईएफ कंसिडर नहीं होंगे, एआईएफ में क्या है, एआईएफ में 3 कैटेगरीज, ये सब पढ़ा हुआ है हमारा। आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कहाँ इन्वेस्ट करेगा, सब कुछ हमने डेप्थ में पढ़ा है, इन्होंने थोड़ा और स्लो रखा है। वेंचर कैपिटल एआईएफ में ही पढ़ा है हमने। वापस एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, लेटर स्टेज फाइनेंसिंग, एंजल फंड, एंजल इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी, टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी, यहां से यहां तक का पूरा टॉपिक में उन्होंने क्या किया, जो पूरे चैप्टर में उनको पढ़ाना था उसकी सुपर समरी यहां पर उन्होंने देने की कोशिश की है। दे हैव कवर्ड हार्डली 5-10% ऑफ द चैप्टर हियर। नाउ वी रेड दैट इन डेप्थ, तो यहां पे कोई सेंस ही नहीं बनता है। सो एक पढ़ाने का तरीका ये भी हो सकता है कि मैं पहले ये चैप्टर पढ़ाऊं और फिर मैं वहां पे लेके जाऊं, बट उसमें होता क्या है कि यहां पे आपके दिमाग में क्वेरीज ही घूमती रहेगी, क्योंकि डिटेल में है नहीं। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप डिटेल में पढ़ लो। डिटेल में पढ़ लिया तो ये तो आपको ऑब्वियस लगेगा, दिस विल फील लाइक अ रिविजन। ऐसा याद आ रहा है, प्राइवेट इक्विटी की 3 टाइप्स, सब कुछ एज इट इज। फिर इन्होंने रीड पढ़ाया, रीड पे पूरा चैप्टर पढ़ाया हमने। इन्होंने रीड कितना पढ़ाया देखना बस, तो पूरा चैप्टर को उन्होंने समराइज करने की कोशिश की, कोई सेंस ही नहीं बनता यहां पे। कवर्ड इन चैप्टर 9 और कवर्ड इन चैप्टर 10 कर दो आगे। अब इतना सा पढ़ा के कोई सेंस ही नहीं है ना, जब वहां पे हम डिटेल में पढ़ ही रहे हैं उसको। तो कवर्ड इन चैप्टर 9, कवर्ड इन चैप्टर 10। इसके बाद में जो आया वो है बैंक फाइनेंस, दिस विल बी कवर्ड इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 में पूरा ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बिल्स फाइनेंस क्या होते हैं, हायर परचेज क्या होता है, बैंक गारंटी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये सब वहां पे कवर होता है। तो यहां पर आता है पूरा कवर्ड इन चैप्टर 14, कवर्ड इन चैप्टर 14। इसके बाद ये पूरा उसी का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर 14 का ही, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी। चलो इसके बाद में आए नेक्स्ट टॉपिक लेके, फॉरेन फंडिंग। याद आ रहा है, वही लिखा है कवर्ड इन चैप्टर 16। डेवलपमेंटल एजेंसीज वगैरह पढ़ी हमने, चैप्टर 16, कवर्ड इन चैप्टर 16। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया आता है, इसमें भी कुछ उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर लिखो एक बार रीड वंस, ऐसे ये आपको अलग अलग जगह की चीज का समराइज दिखेगा, यहां पे लिखो एक बार रीड वंस। है वही एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी के ऊपर कौन कौन से लॉज हैं। अरे जैसे कि इधर देखो स्क्रीन पे, याद आ रहा है, डिपॉजिटरी सीट स्कीम 2014 उन पे एप्लीकेबल होता है, सही है। उसके बाद में सेबी का एलओडीआर तो अप्लाई होता ही है। फॉरेन करेंसी का जो बॉन्ड है वो 2003 का है। फिर एक स्कीम थी 1993 की, तो ये उसी चैप्टर का कंटेंट है, इन्होंने बस इस दिशा में दिया, इसलिए एक बार रीड वंस लिखता हूं। फिर यूरो इशू, सब आपको पता है, कुछ नहीं है। फिर डिपॉजिट रिसीट स्कीम, ये सब चल रहा है। यहां पे जो अपने लिखा है ना कवर्ड इन चैप्टर 16, ये 16 का ही चल रहा है पूरा। चलो चलता रहा। एडीआर जीडीआर क्या होते हैं, एफसीसीबी क्या होता है, एफसीईबी क्या होता है, फिर लेकर आए ईसीबी। ईसीबी क्या होता है, वापस लिख दो कवर्ड इन चैप्टर 16। मैं जब पॉइंट्स लिखाऊंगा तो आपको और मजा आएगा, बट अभी सिंपल तो साथ में चल रहा है। ये पूरा आपने पढ़ा हुआ है, जो वापस आते हैं एलिजिबल बोरोवर्स वगैरह सब। और फिर यहां से कुछ और आता है, जैसे कि 17th में एफडीआई, ठीक है। तो अभी इसको नहीं पढ़ाता मैं, एफडीआई एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, नहीं ये सब कुछ नहीं है, ये सब नहीं। और मैं सीधा लेकर आता हूं आपको सिक्योरिटाइजेशन पे। एफडीआई में डिस्कस करूंगा एक बार क्लास में, क्योंकि एफडीआई उस नाम से कहीं पे कवर्ड नहीं है सिलेबस में, तो एफडीआई में डिस्कस करूंगा। बट आज सिक्योरिटाइजेशन को शुरू कर देते हैं। कल के लेक्चर में हम सिक्योरिटाइजेशन कंप्लीट करेंगे और फिर एफडीआई पे आ जाएंगे। भले सिक्योरिटाइजेशन ज्यादा मजेदार होगा आज, इसलिए चलो। तो ये चैप्टर को अभी तक हमने देखा है, चैप्टर में कुछ है ही नहीं, हर चीज में यही है कि वहां से पढ़ो, ये वहां से पढ़ो, ये वहां से पढ़ो। तो जो आगे पूरा पढ़ा हमने, रीड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआईएफ, फॉरेन फंडिंग, शेयर कैपिटल, उन सबका इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया इस चैप्टर में। तो चैप्टर 7 इज प्रैक्टिकली एन इंट्रोडक्शन फॉर एंटायर कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू रीड इट एट द एंड ओनली, बिकॉज नाउ यू नो थिंग्स इन डेप्थ। तो आप उसको समझ पाते हो उस इंटेंट से। अगर आप उसको पहले पढ़ते तो आप इसको बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जगह पे पढ़ पाते। ऐसा सिक्योरिटाइजेशन एक टॉपिक है जो कहीं कवर्ड नहीं है, और क्या टॉपिक है, आप पागल हो जाओगे, इतना जबरदस्त टॉपिक है ये। टॉपिक आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। अब ये टॉपिक एकदम डेप्थ में पढ़ेंगे। ये टॉपिक के अंदर इन्होंने पूरा सिक्योरिटाइजेशन के कंसेप्ट को बहुत लिमिटेड, इन्होंने कम से कम 3-4 पेज पढ़ाया है, देखना अच्छे से। सिक्योरिटाइजेशन, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आगे सिक्योरिटी रिसीट तक लेके गए, तो इन्होंने लिया है। बट दिस इज ऑल्सो एक्चुअल टॉपिक का हार्डली 10%। एक्चुअली जो सिक्योरिटाइजेशन के पूरे लॉज हैं वो इन्होंने ले नहीं पाए, लेते तो उस पर एक सेपरेट चैप्टर बनता,
लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लिया बस कि सिक्योरिटाइजेशन के बारे में, तो पढ़ेंगे और बड़ा मजा आएगा। आज का मेरा टारगेट वैसे ही बहुत छोटा सा रहेगा, लेट्स अंडरस्टैंड सिक्योरिटाइजेशन क्या है। अगर सिक्योरिटाइजेशन क्या है ये समझ में आ गया तो फिर कल मैं उसके लीगल प्रोविजंस बहुत आसानी से पढ़ा पाऊंगा। आई वुड नीड 200% फोकस। दिस इज वन ऑफ दोस कंसेप्ट, क्या स्मार्टली कंसेप्ट बनाने वाले ने। चलो, आज कोई भी बैंक है, आप लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन कहीं पढ़ा है क्या? पहले तो मुझे बताओ, कहां पे पढ़ा है? थोड़ा बहुत कहीं कंसेप्ट पढ़ रखा है आप लोगों ने? चलो ठीक है, हम शून्य से शुरुआत करते हैं। लेट्स होप आप उसको कनेक्ट कर पाओ जहां पे भी आपने पढ़ा है, और जिनको लग रहा है कि हमने कभी नहीं पढ़ा है, मैं चाहता हूं वैसा ही, ठीक है। जिन्होंने कहीं नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है ना, इसीलिए यार बेस्ट है। चलो, और जिन्होंने पढ़ रखा है तो आप अभी फ्रेश तरीके से इसको पढ़ना, एंड में कनेक्ट करने की कोशिश करना कि जो आपने पढ़ा था वो मैच हो रहा है क्या। एनी बैंक, बैंक का काम क्या है? बैंक लोन देता है, वो उसका मेन काम है, लोगों से डिपॉजिट लेता है। अभी हम लोन की बात करते हैं। चलो, मान लेते हैं कृष्णांशु का मन है कि उनको लोनावला में एक घर खरीदना है। हो सकता है मन, इसमें क्या है कि एक वीकेंड होम जिसके अंदर, कहां पे? तो मान लो कृष्णांशु, शॉर्ट में क्रिश को लोनावला के अंदर एक बंगलो है, वो बहुत ही पसंद आ गया है। ऐसा है, इस बंगलो की वैल्यू है 5 CR, ठीक है। तो कृष्णांशु हैज गॉट एकदम से बोल रहा है कम पसंद आ रहा है अब। चलो, क्रिश हैज गॉट 1 CR, 1 करोड़ रुपए उनके पास में है, ठीक है। अब वो गए बैंक के पास, बैंक के पास जाके कृष्ण ने कहा कि हे बैंक, आई वॉन्ट टू परचेज दिस हाउस, एंड टू परचेज दिस हाउस आई नीड सम फंड्स, लोन चाहिए मुझको, ठीक है। बैंक ने कहा कितने का लोन चाहिए? कृष्ण ने कहा मुझे 4 CR का लोन चाहिए। आप 4 करोड़ रुपए दोगे, 1 करोड़ रुपए मेरा अमाउंट ऐड करूंगा, और 5 CR में आई विल बी एबल टू बाय दिस बंगलो। बैंक बोला कि ठीक है दे तो देंगे, पर 8% का इंटरेस्ट लेंगे। कृष्ण बोला ठीक है, आई अंडरस्टैंड, 8% का इंटरेस्ट लोगे, मैं क्या करूंगा, एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट पे करता रहूंगा, और 10 ईयर्स के बाद आपके 4 करोड़ वापस कर दूंगा। बैंक ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुआ जिसके अंदर क्रिश विल बोरो 4 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंक, इसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 9% कर देता हूं, अभी आई थिंक उसी के आसपास चल रहा है, 9% पर एनम, 4 करोड़। और इन्होंने रखा ऐसा है, इंटरेस्ट विल बी पेबल एनुअली, एंड द प्रिंसिपल विल बी रिपेड आफ्टर 10 ईयर्स। तो लोन का टेन्योर भी कर देता हूं 10 ईयर्स। तो क्रिश को अब हर ईयर के एंड में 4 करोड़ का 9% कितना होगा? 36 लाख। तो क्रिश हैज टू पे टू बैंक 36 लाख रुपीज। इसी को डेट सर्विसिंग कहते हैं, कि आपने जो डेट लिया उसका इंटरेस्ट पे करो, यू आर सर्विसिंग योर डेट। तो हर साल क्रिश को ये 36 लाख पे करने, और 10 साल के बाद क्रिश को 4 करोड़ रुपए अलग से कृष्णांशु को पे करने, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल रिपेमेंट। ट्रांजैक्शन सबको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। पर बैंक एक और चीज मांगेगा ना, सिक्योरिटी, कि भाई 4 करोड़ रुपए का हम आपको लोन दे रहे हैं तो वी नीड सम सिक्योरिटी। कृष्णांशु कह रहे हैं डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही 4 करोड़ रुपए दे रहे हो, मैं इसी से घर परचेस कर रहा हूं, इसी घर को मैं आपको दे देता हूं ना एज अ सिक्योरिटी, इसी को तो मॉर्गेज कहते हैं हम। तो ये घर को मैं आपको मॉर्गेज के रूप में दे दूंगा। आप सबको ये बात पता है, मैं मानता हूं कि कभी भी आप किसी भी असेट को देते हो तो आपको फिजिकली देने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णांशु के ही पोजीशन में रहेगा वो घर, कृष्णांशु उस घर के अंदर रह सकता है, कृष्णांशु का ही वो घर है। लेकिन अगर कृष्णांशु कभी वो 36 लाख रुपीस दे नहीं पाया तो बैंक के पास राइट है उस घर को अपने कब्जे में लेने के लिए, बेच के पैसा रिकवर करने के लिए। ये रूल है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घर के पेपर्स हैं वो बैंक के पास होता है। कभी भी आप प्रॉपर्टी पे लोन लोगे तो प्रॉपर्टी आपके पास रहेगा, आप उसमें रहो, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो बैंक के पास रहेंगे। और अगर कभी भी आप लोन रीपे नहीं कर पाए तो बैंक उस असेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है। लॉजिकल है, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। मान लो कृष्णांशु ने 1 साल इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया, 36 लाख आउटस्टैंडिंग हो चुका है। अब बैंक उनको नोटिस भेजी कि ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो वैसा करो, बैंक इमीडिएटली बेचती भी नहीं है। अब 2 साल हो गए, 36 कुल मिला के कितना हो गया? अब ये 72 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग हो चुका है। अब बैंक को डर क्या है कि 4 करोड़ का तो प्रिंसिपल बाकी है, 72 लाख का इंटरेस्ट, और हमने पेनल्टी भी तो लगाते हैं,
नॉन पेमेंट पे 10 लाख की पेनल्टी, ये तो ऑलरेडी 4 करोड़ 80 लाख का तो हो चुका है। अब अगर एक दो बार और डिफॉल्ट होने गया तो हमारे एसेट का तो वैल्यू 5 CR ही है ना। ये वो मौका आता है जब बैंक को लगता है कि अब हम और डिले नहीं होने दे सकते। बैंक अप्लाइज टू कोर्ट एंड वांट्स टू सेल द एसेट इमीडिएटली। अगर 1 साल और निकल गया तो डिफॉल्ट का अमाउंट प्रॉपर्टी की वैल्यू से भी ज्यादा हो जाएगा ना, तो बैंक immediately wants to sell it off, तो बैंक उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है। दिस इज हाउ द ट्रांजैक्शन वर्क, ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस इज अ नॉर्मली लोन ट्रांजैक्शन, दिस इज अ नॉर्मल लोन ट्रांजैक्शन। अभी तक सिक्योरिटाइजेशन नहीं आया पिक्चर में। अब सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है छोड़ दो। बैंक के पास पैसे पड़े थे पहले, वो पैसे जा चुके हैं कृष्ण के पास में, कृष्णांशु हैज यूज्ड दैट मनी। बैंक के पास पेपर जरूर आ चुके हैं, लेकिन बैंक के पास वो पैसे तो जा चुके हैं ना, मनी इज गॉन। बैंक टू नीड बिजनेस नीड्स मनी। अब बैंक को और बेटर लोन की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और लोन मांगने के लिए आ रहे हैं, बट बैंक के पास पैसे ही नहीं है। बैंक नॉर्मली एक चीज़ क्या करता है, एफडी वगैरह रेस कर लेता है, लोगों से डिपॉजिट करवा लेता है पैसे, पर अब बैंक के पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। बैंक क्या करता है, काम करता है, सुनना। बैंक डिसाइड करता है हम बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। बहुत भारी कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। बैंक ऑफर डॉक्यूमेंट करता है और कहता है कि हम बॉन्ड्स, या इन्हीं को हम डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ना, हम बॉन्ड्स इशू करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहते हैं, उसका हमारा ये ऑफर डॉक्यूमेंट है। यहां पे पब्लिक है, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, हम देखते हैं कि बैंक के बॉन्ड्स आए, बैंक के डेट इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक कहती है कि हम इंटरेस्ट देंगे 7% पर एनम का, ठीक है। उसका हम टेन्योर रख रहे हैं, एग्जाम्पल 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, हम में से कोई भी व्यक्ति बैंक को पैसे दे सकता है। 100 रुपए का एक डिबेंचर, एक डेट इंस्ट्रूमेंट, एक बॉन्ड है, मान लीजिए 100 रुपए देंगे, हर साल हमको उसके ऊपर 7%, 7 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और 10 साल के बाद हमको 100 रुपीज वापस मिल जाएंगे। सही है। पब्लिक पागल है बैंक डिपॉजिट के पीछे। बैंक के इंस्ट्रूमेंट को भारत की जनता ऐसे खरीदती है जैसे कि मतलब वहां पे पैसा रख दिया तो इट इज लाइफ में, वहां से तो इंटरेस्ट, इससे बेटर तो अमाउंट कभी आ ही नहीं सकता है। इंडिया में जितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसके 4 टाइम्स हैं जो बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं। 4 टाइम्स जो बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मैं इसमें म्यूचुअल फंड भी इंक्लूड कर रहा हूं। इंडिया का इन्वेस्टर का एक बेस बताता हूं आपको कैसा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं वो बैंक्स के। आप बचपन से अपने घर वालों को एफडी कराते हुए देख रहे हो, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर बैंक के। उसके बाद में शेयर मार्केट नहीं है, उसके बाद में म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड को शेयर मार्केट से सेग्रीगेटेड होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा शेयर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है ना। और उसके बाद में लास्ट आता है शेयर मार्केट में, जिसमें लोग इक्विटी शेयर्स वगैरह करते हैं सब। तो म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी मार्केट सबको मिला लो, उसके 4 गुना बैंक में इन्वेस्टर्स हैं। तो बैंक्स को इतना मजा आता है क्योंकि बैंक के पास पब्लिक का अंधा भरोसा है। बैंक कोई भी बॉन्ड इशू करेगी, लोग ले लेते हैं। तो बैंक के लिए बहुत अच्छा है कि हम ये ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं और 7% में लोगों से पैसा रेज कर लेंगे। पर रुक जाओ, पीपल हैव बिकम स्मार्ट दीस डेज। ये पहले हो जाता था। नाउ पीपल वांट सिक्योरिटी। पीपल लाइक कि बैंक अगर आप हमें लोन रीपे नहीं कर पाए तो वी नीड सम सिक्योरिटी। हमें चाहिए कि किस तरह से हम सिक्योर्ड रहें कि कल को बैंक भी डूबे भारत में, तो अब हमें सिक्योरिटी चाहिए। अब बैंक सोच रहा है कि सिक्योरिटी कहां से लाऊं, सिक्योरिटी कहां से लाऊं, सिक्योरिटी कहां से लाऊं। तभी बैंक सोचता है ये मॉर्गेज है ना इसका, कृष्णांशु के घर का। अभी कृष्णांशु कहाँ है, ये घर है, ये घर के बाहर स्विमिंग पूल है, यहाँ कृष्णांशु डांस कर रहा है, ठीक है। अरे फार्म हाउस पे एक व्यक्ति क्या करेगा, डांस करेगा। और इतना जब उसने 5 करोड़ का घर ले लिया बंदे ने, तो ये वीकेंड होम है उसका। हफ्ते भर वो मुंबई के अंदर बहुत मजे से काम करते हैं, शनिवार शाम को निकलते हैं, फार्म हाउस पे पहुंचते हैं और संडे अपना पीसफुली फार्म पे बिताते हैं और वापस मंडे मॉर्निंग आ जाते हैं काम पे। हफ्ते भर वापस काम करना है। क्या सही रूटीन है लाइफ में। सो नाउ ही इज सिटिंग देयर ऑन अ नाइस संडे इवनिंग एंड ही इज चिलिंग देयर आराम से। तभी उनके घर के जो पेपर बैंक को दे रखे थे इस भरोसे पे, बैंक उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक को दे देता है। नाउ अंडरस्टैंड, फिजिकली देने की जरूरत नहीं होती है इन डॉक्यूमेंट्स को भी। क्यों? क्योंकि यहां पे भी डिबेंचर ट्रस्टी ऐसा फंडा आ सकता है और वो व्यक्ति के पास में डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, पर डॉक्यूमेंट आगे जा चुके हैं। मान लेते हैं कि यहां पे जो अमाउंट रेस किया है, द टोटल अमाउंट इज ऑल्सो 4 CR। तो बैंक ने पब्लिक से 4 करोड़ रुपए रेस कर लिए। उनको बैंक कह रहा है कि हम आपको 7% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे, 10 ईयर्स का आपका टेन्योर है। पब्लिक रेडी है, बहुत इजीली बैंक के पैसा रेस कर पा रही है। बैंक ने पैसा रेस किया, पब्लिक बोल रही है कि अरे कुछ सिक्योरिटी के रूप में दो। बैंक बोलता है यार ये कृष्णांशु का घर है, कृष्णांशु का ध्यान तो है नहीं, हम एक काम करते हैं ये प्रॉपर्टी के पेपर से ना यही इनको दे देते हैं एज अ सिक्योरिटी।
अब जैसे ही कृष्णांशु को ध्यान आया, क्या है, बोले मेरे घर के पेपर आप उनको कैसे दे सकते हो, ये तो मैंने आपको दिया एज सिक्योरिटी, और कल को आपने डिफॉल्ट कर दिया तो वो तो घर बेचने के लिए आ जाएंगे। बैंक ने बोला आप शांति से बैठो सर, सुनो अच्छे से, आपने शायद अच्छे से इस ट्रांजैक्शन को देखा नहीं, आप बताओ कि हमने उनसे कितने का लोन लिया है, 4 CR का, आपने मुझसे कितने का लोन लिया है, 4 CR का, आप एवरी ईयर एंड पे हमको इंटरेस्ट दोगे 36 लाख का, बिल्कुल दूंगा मैं, आज तक डिफॉल्ट हुआ है क्या, नहीं किया। बोले हमें आगे कितना इंटरेस्ट देना कैलकुलेट करके बताओ, 4 करोड़ का 7%, 28 लैक्स, आप हमें 36 लाख लाके दोगे, उसमें से हमें 28 लैक्स उनको देने ना, हम उनके इंटरेस्ट को सर्विस नहीं कर पाएंगे, हम उनको रीपे नहीं कर पाएंगे एक ही केस में, अगर आप डिफॉल्ट करते हो। अगर आप डिफॉल्ट नहीं करते तो हमारा तो डिफॉल्ट कभी होगा ही नहीं, हमारे तो इनकम ही है। प्रैक्टिकली 4 करोड़ जो हमने आपको दिए थे वो 4 करोड़ हमारे रिकूप हो गए, हमारे पास आ गए वापस, 4 करोड़ का लोन दिया था, 4 करोड़ के बॉन्ड्स रेज करके पैसे वापस आ गए। अब हमें तो कुछ करना ही नहीं है, एवरी ईयर आप एंड में आके लोन दोगे, उसके अंदर से हम हमारा कमीशन खर्चा निकाल लेंगे और बचा हुआ पूरा आपका ये रीपे कर देंगे। 10 साल बाद भी आप प्रिंसिपल रीपे करोगे और हम इनका प्रिंसिपल रीपे कर देंगे, हमारी तो लाइफ सेट है सर, हमारी चिंता मत करो। आपका घर एक ही सिनेरियो में बिकेगा, हम उनको रीपे नहीं कर पाए, और वो सिनेरियो कब आएगा, आप हमको रीपे नहीं कर पाओ। जब तक आप हमको रीपे कर रहे हो हमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, हम उनको रीपे कर देंगे, आपका घर एकदम सेफ है। दीज बॉन्ड्स आर ओनली टर्म्ड एज, these debt instruments are termed as securitized debt instrument, these bonds are termed as securitized bonds also, securitization bonds, securitization bonds। इन बॉन्ड्स की ब्यूटी ये होती है कि ये बॉन्ड्स इशू करता है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये बैंक किसी और के असेट पूल, किसी और के मॉर्गेज को आगे सिक्योरिटी के रूप में देकर इन बॉन्ड्स को इशू करता है, और ये बॉन्ड्स को कहते हैं हम सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। क्या कंसेप्ट बनाया बैंक्स के पास, ये होने के लिए क्या है, सिर्फ टेम्पररी फंड्स चाहिए, क्योंकि ये नहीं कर सकते आप पहले बॉन्ड्स रेस करके फिर लोन नहीं दे सकते हो, आप लोन तो पहले दे दोगे उसके बाद में आप देखोगे बॉन्ड्स रेस करने का, ऐसा। तो आपको टेम्पररी फंड्स तो चाहिए, बट बैंक्स के पास टेम्पररी फंड्स की तो कोई कमी नहीं है ना। और यहां तक कि बैंक्स तो एक दूसरे को करोड़ों रुपए 2-3 दिन के लिए देते हैं। आपको पता है बैंक्स का एक फंडा होता है, दैट वन बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम अनदर बैंक फॉर फ्यू डेज, 3 दिन 4 दिन के लिए भी। इनका ये होता है ना एसएलआर मेंटेन करने में अगर शॉर्टफॉल होता है, दे टेक मनी फ्रॉम अदर बैंक, देव गॉट एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स, बैंक्स हैव एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स विद अदर बैंक्स कि आपको भी जरूरत पड़ी तो हमसे ले लेना, हमको जरूरत पड़ी आपसे ले लेंगे, पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लग जाता है कि आपको एकदम शॉर्टफॉल है क्या, हमारे पास एक्स्ट्रा है, हर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा तो रहता ही है ना, तो हमारे पास अगर उस टाइम पे एक्स्ट्रा है तो हम आपको दे देंगे कितना, 50 करोड़ 4 दिन के लिए, 4 दिन बाद वापस 50 करोड़। तो बैंक्स को इमीडिएट फंड्स का प्रॉब्लम आता नहीं है, तो बैंक के लिए कितना सिंपल है, बैंक विल गिव लोन्स एंड लोन दिया, उसके बाद में बैंक कैन कंफर्टेबली इशू सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, रेज मनी, एंड देयर आफ्टर बैंक को तो कुछ करना ही नहीं है, घर पे आराम से बैठना है, यहां से आता रहेगा, डेट सर्विस होता रहेगा। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिक्योर। क्या कंसेप्ट है यार, बस सोचो एक बार। जिस भी बैंक ने इसके ऊपर पूरा लॉ बन चुका है, इलीगल भी नहीं है, एकदम फेयर है, क्योंकि किसी के साथ अनफेयर तो हो ही नहीं रहा है ना। आप सोचो अनफेयर किसी के साथ नहीं है। जो इन्वेस्टर्स है इंडिया में, उनको तो अपने घर पे जो फंड्स पड़े थे उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो भी अच्छा कॉम्पिटिटिव रेट का। जो व्यक्ति को लोन चाहिए उसको लोन मिल रहा है, बेस्ट है। और ये गैप तो हमेशा ही होगा, ये गैप हमेशा होगा। ये गैप के कारण ही तो बैंक्स का प्रॉफिट हो रहा है। आज आप कोई भी बैंक का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, उनके प्रॉफिट्स आप देख के पागल हो जाओगे, इतने प्रॉफिट्स है बैंक के, इतने प्रॉफिट्स हैं। प्रॉब्लम बैंक्स में जाती है एनपीए में, जहां पे बैंक्स के लोन रीपे नहीं हो रहे हैं और असेट है उसको बेच भी नहीं पा रहे, और वो फ्रॉड के केस में होता है। अगर बैंक्स ने जेन्युइन लोन दिए तो असेट का वैल्यू हमेशा इनफ होता है, बैंक कभी लॉस में जा ही नहीं सकती है। अनसिक्योर्ड लोन ये लोग देते ही नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अनसिक्योर्ड लोन देते, बाकी अनसिक्योर्ड लोन देते ही नहीं है ये लोग। तो इतना सेफ बिजनेस है बैंक्स का, एंड दे मेक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के प्रॉफिट्स बिकॉज देव गॉट फीचर्स लाइक दिस, एंड दिस इज अ रफ आइडिया। अभी गेटिंग अ फेयर आइडियाज अबाउट इट। अब इसको लेके मैं एक ही चीज चेंज करूंगा, ये आपको 100% समझ में आएगा, ये मैं कल के लेक्चर में वापस समझाऊंगा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि पहली बार कोई पढ़ेगा तो उसको ऐसा दिल में नहीं उतरता, पहली बार पढ़ेंगे, कल एक बार वापस ये कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं इसकी प्रोविजन पढ़ाने जाऊंगा, दिल में उतर जाएगा 100%। इसमें और रियल लाइफ में एक ही डिफरेंस होता है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ये आप इमेजिन कर सकते हो। रियल लाइफ में बैंक्स इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करती है। मैंने आपको ट्रांजैक्शन में एक असेट और एक बॉन्ड कर दिया ना, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में बैंक्स बहुत सारे असेट्स को मर्ज करती है, जैसे कि बैंक ने कृष को लोन दिया, कृष्णांशु को 4 करोड़ का, वैसे ही बैंक ने बहुत लोगों को लोन दिया होगा 10 करोड़ 15 करोड़, उनका टेन्योर भी थोड़ा अलग अलग होगा।
तो बैंक्स उन सब मॉर्गेजेस का पूल बनाती है कैसे करके, और एक ही साथ 100 करोड़ के बॉन्ड इशू कर देती है। बैंक को 4-4 करोड़ के बॉन्ड इशू करना परवड़ेगा नहीं ना। ये है जो रियल लाइफ में होता है, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, फिर आपके दिमाग एकदम फट जाएगा, क्योंकि वो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बैंक्स क्या करती है, बैंक्स के जो लोन दिए उनका टेन्योर भी अलग अलग होता है, उनका अमाउंट भी अलग अलग होता है। फिर बैंक के अंदर कुछ प्रोफेशनल्स बैठ के कैलकुलेशन करते हैं कि ठीक है, अगर इन सबको ध्यान में रखते हुए हम 5 ईयर के बॉन्ड इशू कर सकते हैं फॉर 100 CR, तो वो कैलकुलेशन करके और वो 100 CR के बॉन्ड इशू कर देंगे 5 ईयर्स, और बदले में इनका पूरा असेट पूल दे देते हैं। ये समझना आपके लिए मुश्किल है अभी, लेकिन आप इंडिविजुअल असेट के हिसाब से कंसेप्ट को दिल में उतार सकते हो। एक बार इंडिविजुअल असेट के हिसाब से कंसेप्ट दिल में उतर गया, फिर डिफरेंस बस ये आएगा कि असेट की जगह होता है असेट पूल, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल असेट? बस दैट इज द फेयर आइडिया ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। चलो रुकते हैं अभी, आपके क्वेरीज अभी नहीं लेता। आपको मैं नहीं, अगला कुछ भी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो लाइट लेते हैं, इट्स ओके। सिक्योरिटाइजेशन का रफ आइडिया है, चलो बस इतना से पढ़ के आएंगे। कल के लेक्चर में हम सिक्योरिटाइजेशन को डेप्थ में जाके एंड टू एंड कंप्लीट कर देंगे। रुक जाओ, यहां तक सिंगल एसेट के हिसाब से कोई क्वेरी है तो पूछ लो। यस मैम। क्रिश से एनओसी लेनी होती है क्या बैंक को? नहीं नहीं, बैंक को क्रिश से एनओसी लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जब क्रिश का लोन डॉक्यूमेंट होता है तब उसके अंदर बैंक से क्लॉज लिखा के रखते हैं कि बैंक हैज द राइट टू फर्दर इशू अ सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट ओवर दिस एसेट। इन्फॉर्म मतलब जो बैंक का जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें पॉइंट लिखा ही होता है। सो बैंक्स को क्या है, एनओसी लेने तो कोई जाएगा नहीं बाद में, और बाद में कोई देगा भी नहीं। तो बैंक्स जब लोन देती है, मतलब उन्होंने कृष्णांशु को जब पहली बार 4 करोड़ का लोन दिया होगा, तो एक पूरा बड़ा सा लोन डॉक्यूमेंट साइन होता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर बैंक लिखवा के रखती है कि बैंक हैज अ राइट, कि बैंक को अगर लगता है कल को तो इस असेट पूल के ऊपर बैंक सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है, और इन सब के एंड में क्रिश साइन करता है। तो देर आर ऐसे 200-300 क्लॉजेस टोटल, मतलब मैं अगर पेसिमिस्टिक बोलूँ तो 70-80 क्लॉजेस, और उन सब के ऊपर कृष्णांशु का लॉयर देख सकता है एक बार, और कोई ऑब्जेक्शन तो रेज कर सकता है, अदरवाइज साइन करना है। बैंक्स के पास इतना ज्यादा नेगोशिएटिंग पावर होता है कि आप मना नहीं कर सकते हो, और आपका नुकसान भी कुछ नहीं है नवे। मैंने आपको कहा ना कि इन्फॉर्म मतलब एक्सप्रेस इस पॉइंट पे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है, बट अग्रीमेंट में एक क्लॉज रहता है, तो अगर कृष्णांशु उस क्लॉज को पढ़ रहे हैं तो इन्फॉर्म्ड है, नहीं पढ़ रहे तो नहीं इन्फॉर्म्ड है। नहीं नहीं, तो आपका क्वेश्चन अब वापस आ गया, सिंगल एसेट से हट रहे हो ना? नहीं, सिंगल एसेट का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अभी। पहले कंसेप्ट बैठा लो, वो जो है ना वो तो एकदम अलग ही कंसेप्ट है, पर अगर आप उस पे गए तो आप इसका थीम नहीं समझ पाओगे। इसका थीम ये है कि बैंक सेफ है, और बैंक बीइंग वेरी सेफ यहां से पैसे लेके यहां दे देगी, दैट इज द थीम ऑफ इट। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, फिर वो जो मल्टीपल एसेट करना है उसको तो हम प्रोविजन पढ़ेंगे इसी ऐसा। तो मल्टीपल एसेट का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं, सिंगल पे कुछ भी पूछ सकते हो। यस सर, पूछो। जी, कृष्ण नहीं, मतलब ऐसा होगा ही नहीं ना, आप जो कह रहे हो। इफ यू आर, चलो मैं आपके क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर देता हूँ। फ्रॉड हो गया वगैरह नहीं रीड करता मैं, सिंपल कहता हूँ, अगर बैंक ने डिफॉल्ट किया तो पब्लिक हैज अ राइट टू सेल दैट एसेट, सिंपल, दैट इज द लाइन। ऐसा नाउ इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज योर क्वेश्चन सेज कृष्णांशु तो पे कर रहा है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट उन पब्लिक को पैसा नहीं मिला है तो पब्लिक के पास राइट है कि उस एसेट को बिकवा सकते हैं। ये बात तो तय है, क्योंकि पब्लिक हम है, हम तो सिक्योर्ड है। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि उधर से पैसा आया नहीं आया, ऐसा हमें फर्क नहीं पड़ता है। आप हमें हमारा पैसा दो, नहीं दे रहे हो तो हम तो असेट को बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं। या अब वापस वही है कि उस केस में एक्चुअली आप असेट को सेल करने जाओगे तो कृष्णांशु विल कम इनटू पिक्चर की, क्या तो मेरे असेट को क्यों सेल कर रहे हो, बट कृष्णांशु विल फाइल अ केस अगेंस्ट द बैंक, क्या पैसा क्यों कर रहे हो, एंड इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड, डैमेजेस वगैरह सब आएंगे फिर। यस सूरत, लोन से ज्यादा अमाउंट के बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें परेशानी आएगी। आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है। तो मान लीजिए कृष्णांशु का घर इज फॉर 5 CR, तो उस पर आप मैक्सिमम भी कितना रेस कर लोगे? 4-4.5 करोड़ ही रेस कर पाओगे। डोंट डू इट सेजल, तो आप उससे ज़्यादा रेज ही नहीं कर पाओगे। बट आपके क्वेश्चन को मैं और बेहतर बना देता हूँ। मान लो कृष्णांशु को घर लेना था 5 करोड़ का,
कृष्णांशु के पास में 4 करोड़ थे, उन्होंने लोन कितना लिया? सिर्फ 1 करोड़ का। ठीक है, अब बैंक के पास प्रॉपर्टी तो 5 करोड़ की है, तो बैंक उसके ऊपर अगर 3 करोड़ के भी बॉन्ड्स रेस करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक कर सकती है 3 करोड़ के भी बॉन्ड्स रेस। मेन है असेट का वैल्यू के हिसाब से आप कितना बॉन्ड्स इशू कर पाओगे, वो मैटर करेगा। क्या यहाँ पे कोई कुछ पूछना चाहता शायद? नहीं? यस मैम। वापस बैंक वैसे केस में लोन ही नहीं देता, तो ये मैंने एक पुराना केस बताया था, इसके लिए आपके दिमाग में क्वेरी आया, ये नहीं हो सकता। तो इनका क्वेश्चन है कि मान लो उस असेट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है ऑलरेडी कि दैट कैन बी सोल्ड ओनली टू आर्मी पीपल वगैरह ऐसा, तो बैंक्स वैसे असेट को ऐसे सिक्योरिटी लेता ही नहीं है, बिकॉज हाँ, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है ना वहाँ पे, और बैंक को तो ये चाहिए कि हम हमारे पैसे को आराम से रिकवर कर पाए जब चाहे तब, लिक्विडिटी नहीं है, उस असेट को बैंक कभी अपने नाम पे तो करवा ही नहीं पाएगा। तो बैंक को अगर वो अवेयरनेस है तो बैंक लोन ही नहीं देता है। बैंक कब नुकसान में जाता है? या तो बैंक के ऑफिशियल्स ने नेग्लिजिबली काम किया है, या फिर पैसा लेके काम किया, कुछ करप्शन है, अदरवाइज बैंक नुकसान में, अगर बैंकिंग रूल्स के हिसाब से जाए तो बैंक कभी नुकसान में जा ही नहीं सकता, ऐसे बने हुए रूल्स। आप कुछ पूछना चाहते थे? यस प्लीज। इट हैज टू बी अ डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट में कुछ भी होगा। काफी मजेदार कंसेप्ट। बस ये मतलब हम तो पढ़ लेंगे, हमारे लिए क्या दमदार नहीं है। आप सोचो कि किसी व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आया होगा कभी, बैंक्स बैठा होगा, पहले वो सिर्फ उनके पास जो पैसे हैं उसी को लोन देता होगा, जो एफडी है उसी पे लोन देता होगा, फिर एक व्यक्ति ने आके आइडिया दिया होगा कि यार क्या घूंचो हो तुम लो और दो, तुम ऐसे साइकिल चालू कर दो कि तुम्हें कुछ फ्यूल, तुम्हें पेट्रोल नहीं भराना है, तुम बस बैठे रहो, ये ऐसे ये अपने आप माहौल से तुम्हारी गाड़ी चलती रहेगी। माय गॉड, बैंक का एक पैसा नहीं लगा होगा और बैंक इसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का प्रॉफिट ले रहा है, सिर्फ क्योंकि बैंक की क्रेडिबिलिटी है। बैंक एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो कि डिमांड और सप्लाई मैच कर पा रहा है दो लोगों का। ये इन्वेस्टर है और ये यहाँ पे इनको लोन चाहिए, इनसे 9% लूंगा, इनको 7% ही दूंगा और 2% मैं कमाऊंगा। बेस्ट माय गुडनेस, बहुत भारी। चलो दैट वाज फॉर दिस सेशन, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट टुमारो। बाय।